हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? इस स्टोरी को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको धन्यवाद। तो चले शुरू करते हैं। चैप्टर 9, तुम भी अपने प्यार को खो दोगी। दूसरे दिन सुबह कॉलेज में आरवी को आज कॉलेज जाने में बहुत लेट हो गया था, क्योंकि आज सुबह को बहुत देर से जागी थी, जिस वजह से आज उसका पहला लेक्चर भी मिस हो गया था। उसके सारे ब्रदर का लेक्चर मॉर्निंग में होने की वजह से वह सब लोग जल्दी ही कॉलेज आ गए थे। लेकिन आज आरवी पूरे 1 घंटे लेट थी। आरवी ने जल्दी से अपनी बाइक पार्किंग एरिया में पार्क की और जल्दी जल्दी चलकर अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था। दूसरे दिन के मुकाबले आज कॉलेज के सारे स्टूडेंट उसे कुछ ज्यादा ही घूर घूर के देख रहे थे। आरवी को जब सारे लोगों की नज़र अपने ऊपर फूल हुई तो वह थोड़ी नर्वस हो गई। उसने अपने बैग पर अपनी पकड़ कस दी और अपना सर नीचे करके जल्दी जल्दी चलकर अपने क्लासरूम में जाने लगी। आरवी अभी जल्दी से जाकर अपना क्लासरूम में जाने ही वाली थी कि तभी किसी ने एक खाली क्लासरूम से अपना हाथ बाहर निकाला और आरवी को उस खाली क्लासरूम के अंदर खींच लिया। आरवी ये देखकर बहुत ही हैरान रह गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सारी चीज बहुत जल्दी जल्दी उसके साथ हुई थी। आरवी में अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखों के नीचे बहुत सारे डार्क सर्कल्स थे और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू। उसके होंठ सूखे हुए थे और वह बहुत दर्द में थी। आरवी उस लड़की को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उस लड़की ने आरवी को एक जोरदार धक्का मार दिया, जिस वजह से आरवी का सर बेंच पर टकराया और उसकी हाथ की कोहनी बेंच के लोहे के पाइप से टकराए, जिस वजह से उसके सर और हाथ की कोहनी दोनों जगह पर चोट लग गई थी और वहां से खून निकलने लगा था। आरवी में जब अपने हाथों की चोट को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वह एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की थी। नायरा जो सबकी लाडली थी, सब ने हमेशा से उसे प्यार से बात की थी। उसके पिछले जन्म में भी कभी भी किसी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी या फिर किसी ने उसे इस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन आज उसके साथ यह सब कुछ पहली बार हो रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह लड़की जिसका नाम सुहानी था, वह अपने पंजों के बल आरवी के पास नीचे बैठ गई और सुहानी ने बड़े गुस्से से आरवी का वही हाथ पकड़ जहां पर उसे चोट लगी थी, जिस वजह से आरवी के मुंह से अहह निकल गई थी। सुहानी आरवी की तरफ देखकर गुस्से से बोली, क्यों मिस आरवी सहगल, दर्द हो रहा है तुम्हें? चलो अब यहाँ पर अपने परिवार के पैसों और उनके स्टेटस का रूप झाड़ो। लेकिन मैं आज किसी से नहीं डरने वाली। मेरा इस तरीके से तुम्हारा हाथ पकड़ने से तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है ना? ये तो बहुत छोटी सी और मामूली सी चोट है। जो चोट तुम दूसरों को देते हो, तुम्हें उस चोट का एहसास भी है। अरे अरे, मैंने ये क्या सवाल पूछ लिया? ये तो तुम्हारे पापा का ही कॉलेज है, इसलिए यहाँ के सभी लोग तुम्हारे नौकर हैं, जिस वजह से तुम यहाँ के सभी लोगों का इस्तेमाल अपने एंटरटेनमेंट के लिए करती हो। तुम जानती भी हो आज तुम्हारी वजह से यहाँ क्या हुआ। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जिससे बेइंतहा प्यार करती थी, मेरा आशीष, सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने आज सुसाइड कर लिया। तुम जानती थी ना, वह एक स्मॉल टाउन लड़का है। उसके पापा एक किसान है। उसने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे की फी का खर्चा और उसके हॉस्टल का खर्चा निकला है। लेकिन तुम उसके साथ क्या करती थी? वह बेचारा बोला भला और सीधा साधा था, लेकिन तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसे बुली करती थी। तुम्हें याद है, तुमने उसके पैसों से भरा बैग समुद्र में डाल दिया था। वह उसके पापा ने उनके घर गिरी रखकर आशीष को वह पैसे दिए थे, लेकिन तुमने एक झटके में उनकी इतने सालों की मेहनत की कमाई समंदर में फेंक दी। तुमने आशीष को इतना बुली कर दिया, उसके पापा के सारे पैसे फेंक दिए और उसे इतना परेशान किया कि वह अपने पापा के पैसे न लौटाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तुम जानती हो, सबको यही लगता है कि आशीष ने सिर्फ सुसाइड किया है, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ उसका खून हुआ है और मेरी आशीष का खून तुमने किया है। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ, लेकिन मैं अपने आशीष से सच्चा प्यार भी करती हूँ। आज मैंने अपना प्यार खोया है। आज मैं अपने पूरे दिल से तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। जिस तरीके से मैं अपने प्यार के लिए तड़प रही हूँ ना, ठीक ऐसे ही तुम भी अपने प्यार के लिए तड़पोगी। तुम्हारा प्यार जिंदा होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा, लेकिन जितना दर्द मैंने सहा है ना, उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द तुम सहोगी। एक दिन तुम अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने इश्क को अपने ही आंखों के सामने मरता हुआ देखोगी। यह मेरी बदुआ है। सुहानी ने इतना बोलकर आरवी का हाथ झटक दिया और वहां से चली गई। वही आरवी अभी भी फर्श पर गिरी हुई थी। उसके सर से और हाथों से खून बह रहा था और उसकी आंखों से ढेर सारे आंसू बह रहे थे।
आरवी के कानों में अभी भी सुहानी की दी हुई बद्दुआ की गूंज ही चल रही थी। आरवी यह सब कुछ सोचकर जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं क्यों लेकिन आज उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था और उसे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था। वही कोई परछाई उस क्लासरूम की खिड़की के पास थी, जो आरवी को इस तरीके से रोता हुआ देख रही थी। आरवी को रोता हुआ देखकर वहां पर जो भी खड़ा था उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वहां पर जो भी खड़ा था वह उसे देखकर वहां से चला गया। वही आरवी ने अपने आंसू पोंछे और कहानी को शुरुआत से याद करने लगी। आरवी ने खुद से कहा, वह कहानी तो आज से और यही से ही शुरू हुई थी। आरवी एक बहुत ही बुरी लड़की थी। वह हमेशा अपने जूनियर्स को बुली करती थी। उसमें से एक आशीष था, जो एक छोटे से गांव से यहाँ पर इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने आया था। आरवी उसे बहुत ही ज्यादा बुली करती थी। कभी पूरे कॉलेज के सामने उसके कपड़े उतरवाती तो कभी आशीष से उठक बैठक करवाती, कभी उसके सिर पर अंडे फोड़ती। लेकिन एक दिन हद हो गई थी। आरवी और उसकी वह दोनों चमचिया दिया और टिया, इन तीनों ने मिलकर आशीष का बैग चुरा लिया था और फिर आशीष को समुद्र के बीच के पास बुलाया था। आरवी ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसका बैग समुद्र में फेंक दिया और आशीष को वह बैग ढूंढकर लाने को बोला था। आशीष भी समुद्र के अंदर कूद गया और पागलों की तरह वह पैसों का बैग ढूंढने लगा था। ये देखकर वह तीनों बहुत हंस रही थी। उसके बाद ठीक आज के ही दिन आशीष के मरने की खबर आई थी। सुहानी इसी तरह आरवी के पास आई थी, लेकिन उस वक्त आरवी ने सुहानी को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। और आज के ही दिन इस कहानी की हीरोइन यानी कि आर्या गुप्ता और इस कहानी का हीरो यानी कि आर्यांश जिंदल वह दोनों मिलने वाले हैं। और यही देखकर आरवी का दिल टूट गया था। लेकिन जहां तक मुझे याद है इस कहानी के लेखक ने यह बात मेंशन की थी कि आशीष की मौत एक मिस्ट्री है और आरवी ने आशीष को नहीं मारा था और आशीष ने सुसाइड भी नहीं किया था। तो फिर आशीष को किसने मारा था? क्या यार नायरा, तुझे पूरी कहानी पढ़नी चाहिए थी। आरवी की मौत के बाद क्या हुआ उसके आगे की कहानी तो मैं पढ़ी ही नहीं थी। तो क्या इस कहानी के और भी राज है जो मैं नहीं जानती? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आरवी, मैं इतना बोलकर अपने सर पर हाथ रख दिया। चटेन नाइट ट्रिप। रात के 9 बजे। इस वक्त आरवी बिल्कुल गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। आज सुबह उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके बारे में ही सोच रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ सुहानी और आशीष के बारे में ही सोच रही थी। और यह सब कुछ सोच सोचकर उसका मूड बहुत खराब हो चुका था। इसलिए उसने खुद को अपने कमरे में ही बंद करके रखा हुआ था। उसने अपना डिनर भी अपने कमरे में ही किया था। वही आरवी की ऐसी हालत आरवी के दोनों भाई यानी कि अयान और आरव से देखी नहीं जा रही थी। अयान आरव से बोला, यार भाई देखना हमारी बहन कितनी गुमसुम सी बैठी हुई है। कहाँ वह हमेशा सबको हंसती थी, फुल टाइम मस्ती करती रहती थी, लेकिन आज वह कितनी शांत हो गई है। वह भी उस चीज की वजह से जो उसने कभी की ही नहीं थी। भाई प्लीज कुछ करना, मैं आरवी को ऐसे नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। आरव अयान की बात पर बोला, तू सही कह रहा है। क्यों ना हम दोनों आरवी को कहीं बाहर लेकर चले जाए, जिससे उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और एक ट्रिप भी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अयान बोला, यार बात तो तू सही कर रहा है, लेकिन हम उसे किस वक्त पर ले जाएंगे और हम उसे कहाँ ले जाएंगे? उद्धरण चिन्ह। आरव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरे भाई, जब तेरा ये भाई तो तू फिक्र क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हम दोनों अपनी अपनी बाइक लेंगे और आरवी को लेकर पूरी रात बाहर घूमने चलेंगे। हम कहाँ जाएंगे ये तो जब हम रात को चलेंगे तब डिसाइड करेंगे, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। अयान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ मेरे भाई, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है। और जब ये बात हम आरवी को बताएंगे और वह खुशी से बोलेंगी, हाँ हाँ चलो चलो पूरी रात हम बाहर घूमते हैं। जब ये बात हमारे बाकी के भाइयों को और फैमिली मेंबर्स को पता चलेगी तब वह हमारा स्वागत आरती की थाली से करेंगे, क्यों सही कहा ना? उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, हाँ हाँ मार ले, जितना टोंट मारना है उतना, इसका भी इंतजाम मेरे पास है। देख हम दोनों मिलकर आरवी को किसी भी तरह मना ही लेंगे। और रही बात फैमिली की, तो जब हम दोनों यहाँ से निकलेंगे तब मैं निशांत को कॉल कर दूंगा और उससे कहूंगा कि वह हमारी फैमिली को ये कहे कि हम तीनों पूरी रात उसके घर पर थे, सिंपल। जिससे हमारी फैमिली को शक भी नहीं होगा और हम तीनों एक नाइट ट्रिप भी एंजॉय कर लेंगे। अब बता, अब तू क्या कहता है? अयान मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह मेरे भाई, मेरा असर तुझ पर हो रहा है, तेरे अंदर भी दिमाग है, यह आइडिया देखकर तूने यह बात साबित कर डाली। इतना बोलकर अयान जोर से हंसने लगा। वही अयान की बात सुनकर आरव चिढ़ गया और वह गुस्से में उसके पीछे भागने लगा।
ऐसे ही दोनों भाइयों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई। रात के 12 बजे। इस वक्त पूरा सहगल परिवार सो चुका था। सिर्फ 3 लोग ही थे जो अब तक जगे हुए थे, और वह 3 लोग थे अयान, आरव और आरवी। अयान और आरव दोनों ने बड़ी मुश्किलों से आरवी को मनाया है, लेकिन हमारी आरवी ठहरी जिद्दी लड़की, वह नहीं मानी। आखिर में आरव को अपनी कसम देनी पड़ी, तब जाकर आरवी उन दोनों के साथ नाइट ट्रिप करने के लिए मान गई। अयान को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए उसने अपनी बाइक आरवी को चलाने दे दी थी, और वह आरवी के पीछे बैठा हुआ था। एक बाइक आरव चला रहा था और दूसरी बाइक आरवी चल रही थी। आरव खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ओहो भाई, आज तो मजा ही आ गया। कितने दिनों बाद में रात के हैं 12 बजे सड़कों पर घूम रहा हूं ऐसे बाइक लेकर। वही आरवी और अयान आरव की एक्साइटमेंट देख रहे थे, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। आरवी मूड भी बाइक चलाते हुए इस सर्दी में ठंडी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए उसका मूड भी ठीक हो चुका था। तभी अयान आरवी से बोला, यार मैं खंडाला के बारे में बहुत सुना है, चलो ना हम तीनों खंडाला चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात पर आरवी हंसते हुए बोली, मेरे प्यारे भाई, वह जगह भाई बहनों के लिए नहीं बल्कि वह जगह कपल्स के लिए फेमस है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान बोला, इसलिए तो मैं अभी जाने को बोल रहा हूँ। फ्यूचर में तो हम सब लोग अपने अपने पार्टनर के साथ वहां जाएंगे ना, इसीलिए उससे पहले हम तीनों अभी वहां पर घूम के आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या क्या है। और वैसे भी मैंने सुना है वहां का सनराइज बहुत ही अच्छा है। मुझे ना वहां का सनराइज देखने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए चलो चलो हम तीनों खंडाला ही चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आरवी अयान की बात मानते हुए बोला, अच्छा बाबा ठीक है, तो अभी हम खंडाला ही चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी अयान ने आरव और आरवी को बाइक रोकने को कहा। आरव ने थोड़े आगे जाकर बाइक रोक दी। ठीक उसके बगल में ही आरवी ने भी अपनी बाइक रोक दी। आरव अयान से बोला, ओ ये क्या हुआ, तूने बाइक रोकने को क्यों बोला? उद्धरण चिन्ह। अयान आरव को जवाब देते हुए बोला, मैंने और आरवी ने ये डिसाइड किया है कि हम तीनों खंडाला चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, पर हम तीनों खंडाला जाकर क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अयान बहुत बुरी तरीके से गाते हुए बोला, अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। उद्धरण चिन्ह। यार दोस्तों, यह अयान कितना बेसुरा है, पता नहीं बेचारे आरव और आरवी इसे कैसे झेलते हैं। आरव बोला, हाँ हाँ ठीक है हम खंडाला ही चलते हैं, लेकिन प्लीज हमारे कानों पर थोड़ा रहम कर, पता चला बेचारे तेरी बेसुरी आवाज सुनकर ही बहरे हो गए। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर आरवी जोर जोर से हंसने लगी, तो वही हमारे अयान का मुंह बन गया स्मक स्मक स्मक, और अब वह तीनों खंडाला के लिए निकल गए। इस बार अयान आरव के पीछे बैठा हुआ था। अयान आरव से बोला, अरे यार बहुत ठंड लग रही है, अगर तुझे कहीं दारू की दुकान मिले तो प्लीज वहां पर बाइक रोक देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव अयान से बोला, पागल है क्या, हमारा आज दारू पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर ठंड लग रही है तो मैं बाइक किसी चाय की टपरी पर रोकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर अयान उससे बोला, देख वैसे भी हमने ये डिसाइड किया था कि हम इस ट्रिप के लिए कोई प्लान नहीं बनाएंगे, वैसे भी मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, गाड़ी नहीं चल रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना कुछ कहने के बावजूद भी आरव ने अयान की एक भी बात नहीं सुनी, और वह अपनी बाइक चलाता रहा। पिछले 1.5 घंटे तक बाइक चलाने के बाद खंडाला के पास पहुंचकर अयान को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए अयान ने आरव से कहा, भाई बहुत ठंड लग रही है, दारू नहीं तो एटलीस्ट चाय तो पिला दे भाई। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, ठीक है, अगर आगे कहीं चाय की टपरी मिले तो मैं वहां पर जाकर बाइक रोक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक बाइक चलाने के बाद आरव को एक चाय की टपरी दिखी, और आरव ने आरवी को बाइक रोकने के लिए इशारा किया, और फिर अपनी बाइक पर करने के बाद तीनों चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए रुक गए। आरवी ने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ यार, हम ऑलमोस्ट खलनायक पहुंच ही गए थे, वहीं पर जाकर चाय पी लेते। उद्धरण चिन्ह। इस पर आरव ने आरवी से कहा, यार इस अयान को बहुत ठंड लग रही थी, इनफैक्ट इसे तो दारू भी पीनी थी, पर मैंने इसे दारू पीने के लिए मना कर दिया, तो फिर इसने कहा कि इसे एटलीस्ट चाय पिला दो। जब मुझे चाय की टपरी दिखी तो मैं यहां पर रुक गया, देख तो जरा इस अयान को कैसे खड़े खड़े कांप रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर और अयान को देखकर आरवी हंसने लगी, और आरवी ने अयान से पूछा, तूने जैकेट क्यों नहीं पहना? हम दोनों ने सिर्फ स्टाइल मारने के लिए जैकेट नहीं पहना था। उद्धरण चिन्ह। तब अयान ने दोनों की तरफ देखकर कहा, यार मुझे जोर की लगी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव और आरवी दोनों जोर जोर से हंसने लगे।
अयान ने ये देखकर उन दोनों से पूछा, ये हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? तुम दोनों को कभी नहीं लगती क्या? उद्धरण चिन्ह। आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, टीयर्स ऑफ जॉय, सॉरी यार लेकिन मेरी हंसी ही नहीं रख रही। तूने जैसे कांपते हुए बोला ना कि तुझे जोर से लगी है, वह बहुत फनी था। प्लीज प्लीज यार एक बार फिर बोलना, ठीक वैसे ही एक बार फिर से बोलना प्लीज यार। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर अब अयान थोड़ा गुस्सा हो रहा था। ये देखकर आरवी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और वह बोली, अच्छा तू एक काम कर, पहले जाकर कहीं साइड में कर ले। अयान इस बात का जवाब देते हुए बोला, नहीं मुझे ऐसे खुले में करने की आदत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आरव फिर से हंसते हंसते बोला, आरवी तू एक काम कर, तू 3 चाय बोल, तब तक मैं इससे सू सू करवा कर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरव वहां से अपनी बाइक लेकर चला गया। उसके पीछे अयान भी बैठा हुआ था। बेचारा कब से खुद को कंट्रोल किए हुए बैठा हुआ है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तकरीबन 10 मिनट बाद आरव ने अपनी बाइक रोकी। वहां पर एक रोड पंप था। आरव ने अयान से कहा, देख मैं बाइक में पेट्रोल लोड करवाता हूं, तब तक तू खुद को अनलोड करके आ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अयान हल्का होने चला गया और यहां आरव ने भी अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा लिया था और थोड़ा सा पेट्रोल अपने साथ भी ले लिया था आरवी की बाइक में भरवाने के लिए। दोनों का काम होने के बाद दोनों फिर से चाय की टपरी पर वापस आ गए। चैप्टर 11 पुलिस स्टेशन। रात के 2 बजे अयान और आरव दोनों बाइक पर बैठकर चाय की टपरी पर वापस आ रहे थे। जब वह दोनों चाय की टपरी पर पहुंचे तो उन दोनों ने देखा कि आरवी उनके इंतजार में 3 से 4 कप चाय पी चुकी थी। ये देखकर अयान ने आरवी से पूछा, क्या हुआ आरवी, तुझे जैकेट पहनकर भी इतनी ठंड लग रही है कि तूने इतनी चाय पी ली? उद्धरण चिन्ह। आरवी उसकी बातों का जवाब देते हुए बोली, मेरी छोड़, तू अपनी बता, तुझे सूसू करने के लिए कोई अच्छी जगह मिली या नहीं? उद्धरण। आरवी की बात सुनकर आरव हंस पड़ा। वही हमारे अयान जी का फिर से मुंह बन गया। फिर उन तीनों ने मिलकर चाय पी और वहां से निकल गए। तीनों बाइक पर जा रहे थे, तभी एक बाइक ने उन्हें ओवरटेक किया। ओवरटेक होने के बाद जो बाइक उनसे आगे निकल गई थी वह थोड़े आगे रुकी और उसने पीछे मुड़कर थम्स डाउन का इशारा दे दिया था। थम्स डाउन का चिन्ह ये देखकर हमारे आरव जी को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए आरव बहुत तेजी से बाइक चलाने लगा। ये देखकर उसके पीछे बैठा हुआ अयान बोला, यार थोड़ा धीरे चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन आरव ने अयान की एक भी नहीं सुनी और वह और तेजी से बाइक चलाने लगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी थी। वही आरवी जो उन दोनों के पीछे थी वह सोचने लगी, यह आरव को सडनली क्या हो गया, वह इतनी स्पीड से गाड़ी क्यों चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। इसलिए आरवी ने भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वह अयान और आरव के पीछे पीछे जाने लगी, क्योंकि उसे यह डर था कहीं वह आरव को खो ना बैठे। वहीं दूसरी तरफ बाइक की बढ़ती हुई स्पीड से अयान बहुत ही ज्यादा डरने लगा था। अयान ने आरव से चिल्लाते हुए कहा, भाई मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिरने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आरव ने अयान की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि उसे अपने आगे वाले बंदे को ओवरटेक करना है। आरव की बाइक उस लड़के को ओवरटेक करने ही वाली थी कि तभी अचानक उसके सामने 2 पुलिस वाले आ गए। वह लड़का जिसने आरव को ओवरटेक किया था वह तो पुलिस से बचकर निकल गया, लेकिन अब पुलिस वालों ने आरव को पकड़ लिया था और उनके पीछे पीछे आरवी भी बहुत स्पीड से आ रही थी। उसे भी पुलिस वालों ने देख लिया था, इसलिए उन पुलिस वालों ने आरव के साथ साथ आरवी को भी वहीं पर रोक दिया। एक पुलिस वाले ने उनसे पूछा, इतनी रात में इतनी स्पीड से बाइक चलाकर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उद्धरण चिन्ह। इस पर आरव ने उनसे कहा, सर हम तीनों भाई बहन हैं और हम इस वक्त खंडाला जा रहे थे। उद्धरण चिन्ह। पुलिस वाले ने पूछा, वह सब तो ठीक है लेकिन अभी अभी जो तुम्हारा दोस्त यहाँ से बच के निकल कर गया है उसे अभी के अभी फोन करके वापस बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। आरव ने पुलिस वालों को बताया, सर वह हमारा दोस्त नहीं है, उसने तो हमारी तरफ एक गंदा सा इशारा किया था, इसीलिए हम उसके पीछे थे, नहीं तो हम इतनी स्पीड से बाइक कभी नहीं चलाते। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दूसरे पुलिस वाले ने उनसे पूछा, ठीक है अपना लाइसेंस और बाइक के पेपर्स दिखाओ और यहां से चलते बनो। उद्धरण चिन्ह। आरव ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, सर वो हमारे पास दोनों ही नहीं है, ये ट्रिप बहुत ही सडन थी इसलिए हम कुछ लेना ही भूल गए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पुलिस वाले ने उनसे कहा, कोई नहीं बेटा जी, अब पुलिस स्टेशन की ट्रिप भी सडन ही होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उस पुलिस वाले ने दोनों बाइक की चाबियां ले ली
ये देखकर आरव थोड़ा सा इमोशनल होकर बोला, सर प्लीज हमें माफ कर दो, हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम फिर से ऐसा कभी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। तब उस पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, रोना बंद करो, 2000 रुपये फंड भरो और अपनी बाइक ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। इस बार अयान रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए सर, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम आपके पैसे दे सके। उद्धरण चिन्ह। अयान की एक्टिंग इतनी गंदी थी कि उसे सिचुएशन में भी आरवी को हंसी आ रही थी, इसलिए आरवी पुलिस वालों से छुप छुप कर हंस रही थी। ये जानकर कि उनके पास फाइन के पैसे नहीं है, इसलिए उसे पुलिस वाले ने कहा, मैं तुम लोगों की यह बाइक पास वाले पुलिस स्टेशन में ले जा रहा हूं, जब फाइन का इंतजाम हो जाए तब जाकर इसे ले जाना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह दोनों पुलिस वाले उन तीनों की बाइक पास वाले पुलिस स्टेशन में ले गए। उन तीनों ने उनके पीछे भागने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन थोड़ी देर तक भगाने के बाद वह तीनों थक गए थे। जब तीनों रुक गए तब अयान ने आरव और आरवी से पूछा, रुको रुको, जब पुलिस वाले ने हम तीनों को बताया है कि पुलिस स्टेशन पास में ही है, तो फिर हम तीनों भाग क्यों रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आरव उसकी बात सुनकर बोला, हाँ यार, बोल तो तू सही रहा है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर तीनों पैदल चलने लगे। बहुत अंधेरा था और रास्ता एकदम सुनसान था, इस वजह से हमारे अयान को बहुत डर लग रहा था, इसलिए अयान थोड़ा तेज चलने लगा। आरव ने आरवी से पूछा, यार बहन, हमें समझा कर इसको क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। इसलिए आरवी ने अयान से चिल्लाकर पूछा, भाई हमें समझा कर, तू इतनी स्पीड से आगे क्यों जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर भी अयान ने उन दोनों से कुछ नहीं कहा और बेचारा और भी तेज कदमों से आगे चलने लगा और अपने मन में हनुमान चालीसा बोलने लगा। थोड़ी ही देर में तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही आरव ने पुलिस वाले से कहा, प्लीज सर मुझे एक बाइक दे दो सर, मैं जाकर कहीं से पैसों का बंदोबस्त करता हूं सर। उद्धरण चिन्ह। तब पुलिस वाले ने उससे कहा, मैं क्या तुम्हें उल्लू दिखाई देता हूं, अगर तुम बाइक लेकर भाग गए तो? उद्धरण चिन्ह। आरव पुलिस वाले को समझाते हुए बोला, सर मैं अपने भाई बहन को यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे भाग सकता हूँ, मैं अपने भाई बहन के लिए जरूर वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उस पुलिस वाले ने भी आरव की बात पर भरोसा करके उसे एक बाइक की चाबी दे दी। पुलिस वाला आरव से बोला, जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारा ये लव और कुश मेरे पास ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। आरव ने आरवी और अयान की तरफ देखा और उनसे बोला, तुम लोग टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम करके वापस आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर आरव वहां से निकल गया। वही अयान और आरवी पुलिस स्टेशन में ही बैठ गए। तो क्या आरव इतनी सुनसान रात में 2000 रुपये का इंतजाम कर पाएगा? चैप्टर 12 एक्सीडेंट। रात के 2:30 बजे आरव पुलिस स्टेशन से अपनी बाइक लेकर निकल तो गया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या फिर वह करे तो क्या करे, कहां से लाए 2000 रुपये, वह भी इतनी रात को? आरव अपने मन में सोचता हुआ बोला, क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। फिर उसे एकदम से एक आइडिया आया और वह खुद से बोला, क्यों ना मैं अपनी बाइक लेकर किसी महंगी कार के सामने आ जाऊं, फिर जो भी बंदा कार से निकलेगा मैं उसे पुलिस स्टेशन पर ले जाने की धमकी दूंगा और डरा के उससे 2000 रुपये ले लूंगा। हाँ, यही आइडिया सही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर आरव मेनन रोड के पास एक कार का इंतजार करने लगा। आरव खुद से मन ही मन में कह रहा था, कोई तो आ जाओ यार। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर हो गई लेकिन अब तक कोई भी गाड़ी वहां नहीं आई थी। आरव वह देखकर थोड़ा हताश हो गया। वह अपनी बाइक लेकर दूसरे रोड की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक कार की आवाज आई। आरव वहीं पर साइड में अपनी बाइक लेकर उस कार का इंतजार करने लगा और जैसे ही वह कार उसके नजदीक आई उसने अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और जानबूझकर उस कार से टकरा गया। आरव एक्टिंग करते हुए बाइक से गिर गया। आरव बहुत किस्मत वाला था, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई थी। आरव ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कार में बैठा हुआ बंदा डर जाए। आरव दर्द में चिल्लाने की एक्टिंग करने लगा। ये देखकर जो लेडी कार चला रही थी वह अपनी कार से बाहर आए और उन्होंने आरव को देखकर तुरंत पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि आरव की स्कूल टीचर सुमन मैम थी। आरव को बचपन से अपनी स्कूल टीचर सुमन पर बहुत बड़ा वाला क्रश था, जिस वजह से बेचारे ने प्रिंसिपल की बहुत डांट भी खाई थी। जब आरव ने अपनी पहली क्रश अपनी टीचर सुमन मैमा को देखा तो उसने चिल्लाना बंद कर दिया और उसके दिमाग में मैं हूं ना पिक्चर का शाहरुख खान का गाना बजने लगा। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वह तो गया। उद्धरण चिन्ह। बदन की ये खुशबू चलाने लगी जादू, होके बेकाबू में तो गया। उद्धरण चिन्ह।
tears of joy cold sweat smile। देखो दोस्तों, इस लड़के को रात के 2:30 बजे भी अपने एक्सीडेंट होने के टाइम आशिकी चढ़ रही है। वैसे जो भी हो, ये लड़के अपने स्कूल टाइम की क्रश को कभी नहीं भूलते। क्यों लड़कों, सही कहा ना मैंने। tears of joy। आरव को ऐसी हालत में देखकर सुमन मैम परेशान होते हुए बोली, आई एम सो सॉरी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? उद्धरण चिन्ह। सुमन मैम इतना कुछ बोल रही थी, लेकिन हमारे आरव को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वह तो अपनी स्कूल टाइम की क्रश को देखकर अपने ख्यालों में खो चुका था। आरव को इस तरह अपने ख्यालों में खोया देखकर सुमन मैम सोचने लगी, कहीं इसके दिमाग पर तो चोट नहीं लग गई। ओ माय गॉड, कहीं ये बहेरा तो नहीं हो गया। उद्धरण चिन्ह। वही सुमन मैम ने जब आरव की उंगली में चोट देखी तो वह और ज्यादा डर गई और उन्होंने आरव को अस्पताल ले जाने के बारे में सोचा। वहीं दूसरी तरफ हमारा आरव यूं ही जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देखकर सुमन मैम ने उसे जोर से पिंच किया और आरव अपने ख्यालों से बाहर आ गया। सुमन मैम आरव से बोली, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ, वहीं पर तुम्हारी बैंडेज भी करवा दूंगी। आरव ने सुमन मैम की बात सुनकर स्माइल करते करते ही उठ गया और उसने स्माइल करते करते ही अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और फिर स्माइल करते करते ही सुमन मैम की गाड़ी में बैठ गया। tears of joy tears of joy tears of joy। मुझे ये लड़का पूरा पागल लग रहा है। कोष्टक। सुमन मैम ने आरव से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, यस मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उद्धरण। ये देखकर सुमन मैम मुस्कुराते हुए बोली, चलो फाइनली तुमने कुछ तो नॉर्मल बोला। अब मुझे टेंशन नहीं हो रही। तुम एक काम करो, ये टिश्यू लो और अपनी उंगली पर रख दो। तुम्हारी उंगली से खून निकल रहा है। उद्धरण चिन्ह। आरव स्माइल करते हुए अपनी उंगली को देखने लगा, लेकिन जब उसने खून देखा तो वह चौंक गया और वह चिल्लाने लगा, खून 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 खून। उद्धरण चिन्ह। आरव को ऐसे चिल्लाते देख सुमन मैम फिर से डर गई। उन्होंने आरव का ध्यान भटकाने के लिए आरव से कहा, आरव तुम उंगली मत देखो, तुम मुझे देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरव का चिल्लाना बंद हो गया और वह सुमन मैम की तरफ देखने लगा और वह उनसे बोला, ठीक है मैम, अब मैं बस आपकी तरफ ही देख रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। देख लो, इस पागल लड़के को हाथों से खून निकल रहा है लेकिन लड़की से फ्लर्ट करना नहीं भूल रहा। कोष्टक। सुमन मैम हंसते हुए बोली, बदमाश कहीं का, तुम नहीं सुधरने वाले। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सुमन मैम हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी और वह आगे आरव से बोली, वैसे तुम तो अभी कॉलेज में होंगे ना? उद्धरण चिन्ह। आरव ने जवाब दिया, हाँ मिस, मेरी अभी कॉलेज में ही हूँ। अभी कुछ महीनों पहले ही मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है। ऐसे आप बताए, आप अभी कहाँ पढ़ा रही है? उद्धरण चिन्ह। सुमन मैम बोली, मैं अभी कहीं पर भी नहीं पढ़ा रही हूँ, मैंने कुछ टाइम के लिए टीचिंग से ब्रेक ले लिया है। उद्धरण चिन्ह। यूं ही थोड़ी देर बात करने के बाद वह दोनों हॉस्पिटल पर पहुंच चुके थे। तभी अचानक से आरव को अयान और आरव के बारे में याद आया। वह सोच रहा था कि वह अपनी मैम से पैसे तो ले लेगा, लेकिन उसे पैसे मांगने में बहुत शर्म आ रही थी। चलो शुक्र है इस पागल लड़के को अपने भाई बहन की याद तो आए। कोष्टक। आरव ने बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे सुमन मैम को सारी कहानी सुनाई और आखिर में बोला, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा आपको आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तभी सुमन मैम ने उसे पैसे देते हुए कहा, तुम पैसों की चिंता मत करो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पैसों के लिए ऐसा स्टंट मत करना। अगर तुम्हारे हाथ पैर टूट जाते तो तुम क्या करते पूरी जिंदगी? उद्धरण चिन्ह। आरव मुंह लटका कर बोला, मैम, मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे लिए मेरे भाई बहन ही आगे है। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक वैसे ही मैं अपने भाई बहन के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर सुमन मैम मुस्कुराने लगी और सोचने लगी, कभी सोचा नहीं था कि आज के जमाने में भी ऐसे सच्चे रिश्ते देखने को मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पर डॉक्टर आए और आरव की उंगली को देखकर बोले, लगता है उनकी उंगली पैर फ्रैक्चर आया है, मैं बैंडेजिंग कर देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ केबिन में चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर डॉक्टर और आरव डॉक्टर के केबिन में चले गए। डॉक्टर आरव की बैंडेजिंग करते हुए अपने असिस्टेंट जो उसका साला भी था उससे बोला, मेरी बीवी के भुलक्कड़ भाई तुम्हें हॉस्पिटल में किस लिए रखा है? ताकि तू कुछ काम कर सके, लेकिन तू यहाँ भी आराम ही कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। तब डॉक्टर के साले ने उससे बोला, मेरे प्यारे जीजा जी, आप जितनी सैलरी देते हो ना उसके हिसाब से तो मैं डबल काम करता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर डॉक्टर ने अपने साल से कहा, तुझे ऐसा लगता है कि तू डबल काम करता है, लेकिन मैं तुझे जो काम देता हूं ना तो वह करते करते भूल जाता है, और बाद में जब मैं तुझे याद दिलाता हूं तब तू वही काम दोबारा करने लग जाता है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर और उसके साल की नोक जोक सुनकर आरव को बड़ी हंसी आ रही थी। आरव की हंसी देखकर डॉक्टर का साला डॉक्टर से उससे रूठकर बोला, क्या जीजू आप किसी के भी सामने मेरी इंसल्ट कर देते हो? मैं ये बात ना अपनी दीदी को जरूर बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तब डॉक्टर बोला, ओ मेरे प्यारे से साले देखो ये बात ना मेरी बीवी से मत कहना। अगर वह रूठ गई ना तो फिर से मुझे 3-4 दिन के लिए मूली ही खानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। तब उनका साला बोला, ठीक है जीजा जी, और मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूं, मुझे कुछ अच्छा वाला काम दो। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आरव उन दोनों को बीच में टोकते हुए बोला, आप दोनों प्लीज अपना झगड़ा बाद में सुलझा लेना, अभी प्लीज मेरी बैंडेजिंग जल्दी से जल्दी कर दो, कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर डॉक्टर और उसका साला दोनों चुप हो गए। डॉक्टर जल्दी जल्दी आरव की बैंडेजिंग करने लगे। बैंडेजिंग होने के बाद आरव वहां से चला गया। उसके बाद सुमन मैम और आरव दोनों पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। चैप्टर 13 फाइनली किस्सा खत्म हुआ। रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर अयान और आरवी दोनों कब से आरव की राह देख रहे थे। अयान अब बहुत बोर हो चुका था। आरव अब तक नहीं आया था, इसलिए जो पुलिस वाला उन दोनों की बाइक यहां पर लेकर आया था, वह आरवी और अयान की तरफ देखकर गाना गाते हुए बोला, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। पुलिस वाले का गाना सुनकर अयान भी उसके साथ शुरू हो गया। है मुझे ये यकीन बेवफा वह नहीं। तभी पुलिस वाला आगे गाते हुए बोला, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। गाना गाते हुए वह पुलिस वाला मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चला गया। अयान और आरवी अब तक वहां पर बैठे हुए आरव का इंतजार कर रहे थे। आरवी मन में सोचते हुए बोली, यार यह कहाँ फंस गई मैं। इससे तो अच्छा होता कि मैं घर में ही रहती। पता नहीं बेचारे मेरे भाई को इतनी रात में पैसे मिले भी होंगे या नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा इस पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर आरवी ने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई। 2 पुलिस वाले में से एक पुलिस वाला अंदर चला गया और दूसरा पुलिस वाला अब तक अयान और आरवी की छुप छुप कर बातें सुन रहा था। ये चीज आरवी ने नोटिस कर ली थी। तभी आरवी के दिमाग में एक आइडिया आया। आरवी अयान की तरफ देखकर बोली, मैं तुझे आरव के बारे में एक राज की बात बताऊं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान के उतरे हुए और थके हुए चेहरे पर एक एक्साइटमेंट आ गई। वह आरवी से बोला, अब जाकर तूने कोई इंटरेस्टिंग बात की, चल अब जल्दी से मुझे उसका सीक्रेट बता। उद्धरण चिन्ह। वही वह दूसरा पुलिस वाला बड़े गौर से उन दोनों की बातें सुन रहा था। आरवी ने अयान से कहा, वह जो हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा जिगर का टुकड़ा आरव है ना, वह आज तक न्यूज चैनल के लिए इंटर्नशिप कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर अयान ने आरवी से पूछा, बहन वह सारा टाइम तो हमारे साथ होता है तो फिर वह काम पर कब जाता है। उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, मेरे भाई यह ऐसी वैसी इंटर्नशिप नहीं है, इसमें उसको आज तक में टारगेट दिया है। अयान ने पूछा, कैसा टारगेट। उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, आरव को 1 महीने में 10 स्टिंग ऑपरेशन करने हैं। उद्धरण चिन्ह। अयान ने बड़ी मासूमियत से पूछा, बहन ये आज तक वाले कब से ऑपरेशन करने लगे। ये तो डॉक्टर का काम है ना। उद्धरण चिन्ह। जरा देखो तो बेचारा बच्चा कितना मासूम है। ग्रिन। ये सुनकर बेचारा पुलिस वाला भी सोचने लगा, ये स्टिंग ऑपरेशन जैसा शब्द मैंने कहीं सुना तो है, पर इसका मतलब क्या होता है वह याद नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। यार ये लोग ऐसे पुलिस वालों को क्यों रखते हैं। कोष्टक। आरवी फिर से अयान से बोली, अरे बुद्धू ये स्टिंग ऑपरेशन न्यूज चैनल वाले करते हैं। खुफिया कैमरा लगाकर ये रिश्वतखोरों और क्रिमिनल्स को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ही पुलिस वाला थोड़ा घबरा गया। तभी हमारा अयान बोला, पर मुझे तो ऐसा कोई भी कैमरा आरव के पास नजर नहीं आया। अयान की बात सुनकर आरवी ने अपने सर पर हाथ दे दिया। आरवी फिर से अयान से बोली, अरे मेरे बुद्धू राम, खुफिया कैमरा उसी जगह पर होगा ना जहां से किसी को नजर ना आए। वैसे तुझे पता है आरव ने खुफिया कैमरा कहां पर लगाया था। उद्धरण चिन्ह। अयान जल्दी से बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, आरव ने अपना खुफिया कैमरा अपने शर्ट के बटन में फिट किया होगा। उद्धरण चिन्ह। अयान की बात सुनकर आरवी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह उस पुलिस वाले की तरफ देखने लगी। उसे लगा था कि यह पुलिस वाला उन दोनों की बातें सुनकर उनको यहां से जाने देगा, लेकिन पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने फिर से पुलिस वाले की तरफ देखा तो वह पुलिस वाला बड़े अच्छे से उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसी बीच हमारा अयान अपनी इमेजिनेशन दुनिया में चला गया था। वह अपने आप को जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में इमेजिन कर रहा था। पागल लड़का, और उसके दिमाग में जेम्स बॉन्ड का म्यूजिक भी बज रहा था। तभी आरवी ने अयान को अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहा, ओए अयान, कहाँ खो गया? सुनना, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। उद्धरण चिन्ह। फिर हमारा अयान जेम्स बॉन्ड की गंदी वाली एक्टिंग करते हुए बोला, नहीं मिस आहूजा, अयान आहूजा। आरवी अयान की हरकत देखकर अपने मन में बोली, इस अयान को क्या हो गया? उद्धरण चिन्ह। आरवी अयान को उसके ख्यालों से निकलते हुए बोली, सुन, मैं तुझे एक और सीक्रेट बताती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान बड़े ध्यान से उसकी बात सुनने लगा और फिर से एक साइड होते हुए आरवी से बोला, क्या सीक्रेट? और कितने सिगरेट हैं जो मुझे नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। तब आरवी ने उससे कहा, देख मेरे भाई, हम इसे सीक्रेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। वह आरव के पापा है, ना पता है वह कौन है? उद्धरण चिन्ह। आरवी के सवाल पर अयान बोला, हाँ पता है वह कौन है। वह तेरे आरव के आदित्य भाई के अर्णव भाई के पापा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर आरवी इरिटेट होते हुए बोली, अरे वह नहीं है यार। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान शॉक होते हुए बोला, इसका मतलब आरव के पापा नहीं है, वह किसी और के पापा है। उद्धरण चिन्ह। इस पर आरवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वह अयान को उल्टा लटका कर 2-4 थप्पड़ मार दे। आरवी फिर से बोली, अरे यार, आरव के पापा ही है। इसके अलावा को पता है कौन है? भाई, वह रिपोर्टर है, वही जो सनसनी पर आता है। ये सुनकर अयान अपने बड़े पापा को सनसनी वाले न्यूज़ रिपोर्टर के गेटअप में इमेजिन करने लगा। अयान ने अपने बड़े पापा को ये बोलते हुए इमेजिन किया, चैन से सोना है तो जाग जाओ। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अयान ने खुद को अपने इमेजिनेशन से बाहर निकाला और वह आरवी से बोला, यार बहन, ये न्यूज़ वाले बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। मैं आज तक पहचान ही नहीं पाया कि हमारे बड़े पापा और सनसनी वाला एक ही इंसान है। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ चेहरे का मेकअप ही होता है, लेकिन मुझे आज पता चला यह न्यूज़ वाले हाइट का भी मेकओवर कर देते हैं। बड़े पापा तो आदित्य भाई की तरह लंबे हैं और वह सनसनी में आने वाला आदमी तो बहुत छोटा है हाइट में। एक दिन मैं भी न्यूज़ चैनल ज्वाइन करूंगा, इस वजह से मैं टीवी पर तो हैंडसम ही दिखूंगा। उद्धरण चिन्ह। अयान की ऐसी बेवकूफ क्यों भरी बातें सुनकर आरवी को बहुत हंसी आ रही थी, पर बेचारी जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल कर रही थी। फिर आरवी ने अयान से कहा, यार भाई, मुझे तो ये लग रहा है कि आरव को इतना टाइम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वह न्यूज़ रिपोर्ट पर काम कर रहा होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी हमारे बुद्धू अय्यना ने उससे पूछा, कौन सी न्यूज़ रिपोर्ट? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, मेरे भोले से भाई आरव ना इस पुलिस वाले का स्टिंग के ऑपरेशन करके ये रिपोर्ट पापा को देगा और फिर मेरे पापा सनसनी में इस पुलिस वाले का चेहरा दिखाकर कहेंगे, ध्यान से देखिए, इस रिश्वतखोर पुलिस वाले को यह आपके शहर में भी हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह पुलिस वाला घबरा गया, फेयरफुल, और उनके पास आकर बोला, ओए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, और हाँ, अपने भाई से भी कहना कि फिर से यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करूंगा और तुम लोगों को पैसे वैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, अपनी बाइक ले जाओ, और हाँ बच्चों, आराम से जाना, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आरवी और अयान वहां से निकल ही रहे थे कि तभी अयान ने आरवी से पूछा, यार बहन, तूने कहा कि आरव आज तक के लिए काम कर रहा है और बड़े पापा सनसनी के लिए, लेकिन सनसनी तो आज तक पर नहीं आता, सनसनी तो एबीपी न्यूज पर आता है। उद्धरण चिन्ह। यह बातें उस पुलिस वाले ने नहीं सुनी थी, लेकिन आरवी ने जब ये बात सुनी तो उसने अपना पैर जोर से अयान के पैर पर दे मारा। अयान जोर से चिल्लाते हुए बोला, यार ऐसे क्यों मारा तूने? उद्धरण चिन्ह। आरवी बोली, पहले तू यहां से चल तो सही, फिर मैं तुझे बताती हूं सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वह दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए। तभी उन दोनों को सामने से आरव आता हुआ नजर आया और उसके साथ उसकी पुरानी स्कूल टीचर सुमन भी थी। अयान और आरवी ने जैसे ही आरव को देखा, वह दोनों भागकर आरव के गले लग गए। आरव ने भी उन दोनों को कसकर गले लगा दिया। वही जब यह नजारा सुमन टीचर ने देखा तो वह उन तीनों को देखकर मुस्कुरा उठी। तभी आरवी की नजर आरव के हाथ पर बंदी पट्टी पर गई। आरवी फिक्र करते हुए बोली, आरव भाई, ये तुझे क्या हो गया? तुझे चोट कैसे लगी? तू ठीक तो है ना? तुझे किसी और जगह पर चोट तो नहीं लगी ना? उद्धरण चिन्ह। अयान ने जब वह चोट देखी तो वह भी बोला, आरव, ये तुझे क्या हो गया?
उद्धरण चिन्ह। आरव उन दोनों को शांत करते हुए बोला, अरे तुम दोनों फालतू में मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वह बस थोड़ी सी उंगलियों में चोट लगी है, बाकी तो मैं फिट एंड फाइन हूं। उद्धरण चिन्ह। अयान बोला, लेकिन मेरे भाई तुझे चोट लगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही सुमन टीचर बोली, मैं बताती हूँ आखिर इसे चोट लगी कैसे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर सुमन टीचर उन दोनों को सब कुछ बताने लगी। आरव ने अपनी जो बेवकूफियां की थी और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ वह सब कुछ सुमन टीचर ने उन दोनों को बता दिया था। ये सुनकर आरवी और अयान बहुत गुस्से में थे। आरवी आरव के पास गई और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अयान भी आरव के पास आया और उसने भी अपनी एक लात आरव को मार दी। आरव हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। आरवी आरव का कॉलर पकड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी जान ऐसे जोखिम में डालने की? तुम्हें पता है इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत कुछ हो सकता था। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता तो मैं घर जाकर पूरे परिवार और पापा को क्या जवाब देती? उद्धरण चिन्ह। अयान भी बोला, ये सही कह रही है। एक तो वैसे भी हम तीनों बिना बताए घर से निकल गए हैं, और अगर तेरी एक्सीडेंट की खबर सबको पता चलती तो पता है हम सब का क्या हाल होता। पागल कहीं का, तुझे तो दो चारों और थप्पड़ पड़ने चाहिए। आरव उन दोनों से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मेरे भाई बहन, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद कभी भी ऐसा कोई कांड नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आरव की बात सुनकर अयान और आरवी ने भी उसे माफ कर दिया। सुमन टीचर भी अपने रास्ते निकल चुकी थी। आरवी ने जो कुछ भी पुलिस स्टेशन में हुआ वह सारी बातें आरव और अयान को बता दी थी। आरवी की बात सुनकर अयान और आरव जोर जोर से हंसने लगे थे। ओपन माउथ स्माइल वह तीनों अपनी अपनी बाइक लेकर खंडाला की तरफ चले गए थे। इस बार बाइक अयान ड्राइव कर रहा था और उसके पीछे आरव बैठा हुआ था। आज के लिए इतना, हाई दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। और एक बात और गाइस, ये स्टोरी की अभी मेकिंग हो रही है इसलिए कुछ दिन बाद हाई अपलोड हो पाएगा, सॉरी इसके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।